हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अपना जो पिछला चैप्टर था वो था इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपने पास है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने से पहले अपन इसमें जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें टर्म्स यूज होंगे, कुछ वर्ड्स या कुछ डेफिनेशंस बोल सकते हैं अपन, वो यूज होंगे। अपन उनकी बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, जैसे सबसे पहली टर्म है अपने पास विद्युत जाल। ठीक है, विद्युत जाल या इंग्लिश में लिखो तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क। नेटवर्क वर्ड से आप समझ सकते हो इसको। जाल वर्ड से इतना समझ में नहीं आता जितना नेटवर्क से आता है। अब इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता क्या है? इलेक्ट्रिक नेटवर्क का मतलब है कि अपने पास इसमें बहुत सारे विद्युत परिपथ होंगे जो आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इंटर रिलेटेड सर्किट्स हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे यहाँ एक मैं सर्किट बनाऊँ, ये मान लो अपने पास एक सर्किट है, ए बी सी डी ई एफ नाम दे दिया। तो ये क्या है? एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब सिंपल सा है कि इसमें क्या होंगे, बहुत सारे जो बहुत सारे बोल सकते हुए मतलब दो से अधिक क्या होंगे, विद्युत परिपथ होंगे जो आपस में क्या रहते हैं, को रिलेटेड रहते हैं या इंटर रिलेटेड रहते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें विद्युत अवयव लगे होंगे अलग अलग। जैसे यहाँ अपन बात करें, एक बैटरी लगी हुई, यहाँ भी बैटरी लगी हुई, ये क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये भी क्या है, प्रतिरोध लगा हुआ है। इस प्रकार क्या होगा कि विद्युत जाल क्या है? विद्युत जाल का मतलब है कि इसमें विद्युत जाल बहुत सारे विद्युत परिपथों जो आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें अलग अलग विद्युत अवयव जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड बात करें अपन, सेकंड इसमें बोलते हैं अपन शाखा। शाखा ब्रांच, ब्रांच की बात करें अपन, ब्रांच का मतलब होता है कि नेटवर्क का भाग है। पहली चीज़ तो भाग किसका है? नेटवर्क का भाग है जिसमें धारा का मान एक समान हो, जिसमें धारा नियत हो, कि वो भाग जिसमें धारा का मान क्या हो, नियत हो। जैसे यहाँ अपन बनाएं, इधर से ये मान लो I1 आ गई, इधर से कितनी आ गई, I2, तो ये I1 यहाँ तक आएगी, I2 यहाँ तक, I1 I2 मिलके यहाँ कितनी हो जाएगी, I3 हो जाएगी। तो इसमें अगर अपन शाखाओं की बात करें, शाखाएं कौन सी होगी? एक तो कौन सी हो गई, डी बी ए सी, क्योंकि इस पूरे में डी से स्टार्ट करें और सी तक आ जाएं तो धारा का मान कितना रहेगा, I1 रहेगा। सेम एज इट डी एफ ई सी, दिस वन इज ऑल्सो ए ब्रांच, ये भी क्या है, ब्रांच है, क्योंकि इसमें भी धारा क्या है, I2 है जो नियत है। तो जहाँ तक नियत रहे वो अलग अलग ब्रांच होती हैं, वो अलग अलग क्या कहेंगे, वो अलग अलग क्या हो जाएंगी, शाखाएं हो जाएगी। तो सिंपल सा बोलूँ तो शाखा क्या है, विद्युत जाल का वह भाग है जिसमें धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो इसमें कितनी शाखाएं होंगी, कुल मिला के 3 शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन नोड की। नोड हिंदी में बोलूँ तो संधि। ठीक है, संधि, संधि का मतलब है कि वो बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर क्या होती हैं, मिलती हैं, वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। कि विद्युत जाल या इलेक्ट्रिक नेटवर्क का वो पॉइंट जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं आके क्या होती हैं, आपस में मीट होती हैं, मिलती हैं, वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। अब इस जाल की अपन बात करें तो यहाँ अपने पास पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये दोनों क्या हैं, नोड है, क्योंकि यहाँ इधर से एक शाखा है, इधर से एक शाखा है, वो दोनों मिल रही हैं। या ये मान लो कि तीनों शाखाएं, इधर से ये भी है, तो तीनों शाखाएं क्या हो रही हैं, आपस में मीट हो रही हैं। तो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर एच नो, तो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये दोनों क्या हो गए, नोड हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें लूप। लूप हिंदी में बोलते हैं पास। लूप का मतलब क्या होता है कि शाखाओं से मिलके बना बंद परिपथ। ठीक है, दो बंद भाग है, बंद परिपथ। बंद का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं वापस क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, बंद परिपथ
जो होगा वो क्या होगा, लूप कहलाता है। सिंपल सा बोलूँ तो ऐसा नेटवर्क का ऐसा भाग जिसमें शाखाओं का एक बंद परिपथ बनता हो वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। इसके बाद बात करें अपन, दो डेफिनेशन और हैं, एक है सक्रिय नेटवर्क, ठीक है, सक्रिय नेटवर्क, और दूसरा होता है अक्रिय नेटवर्क, अक्रिय नेटवर्क। सक्रिय नेटवर्क का मतलब कि अगर नेटवर्क जो है उसमें अपने पास विद्युत स्रोत है, विद्युत स्रोत का मतलब सेल हो गया, बैटरी होगी, अगर वो प्रेजेंट है देन इट इज ए एक्टिव नेटवर्क, वो क्या होगा, सक्रिय नेटवर्क होगा। कब, जब उसमें क्या हो, विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ हो। अक्रिय का मतलब जिसमें विद्युत स्रोत नहीं जुड़ा हो। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपन को इस चैप्टर में स्टार्टिंग में देखनी है। विद्युत जाल, इसमें से ये जो है शाखा, नोड और लूप, ये तीनों अपने काम आने वाले हैं ज़्यादातर, इनका नाम अपन इस चैप्टर में सुनते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है वो है किरचॉफ के नियम। तो देखते हैं अपन किरचॉफ के नियम। तो बात करते हैं किरचॉफ के नियमों की। कई बार क्या होता है, अपने पास जो जटिल विद्युत परिपथ होते हैं उनमें अपन को वोल्टा, धारा, इनका मान ज्ञात करना हो तो जो नॉर्मली अपन यूज करते हैं, जैसे प्रतिरोध लगे हो तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम लगा के अपन धारा, वोल्टा का मान निकाल लेते हैं। परंतु जहाँ जटिल आ जाते हैं, जहाँ क्या होते हैं, जो विद्युत परिपथ हैं वो इतने ज़्यादा जटिल हो जाते हैं कि अपन को पता ही नहीं लगता कि कौन सा श्रेणी क्रम में, कौन सा समांतर क्रम में। वहाँ क्या करते हैं कि किरचॉफ जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने जटिल जो विद्युत परिपथ हैं उनको सॉल्व करने के लिए दो नियम दिए थे जिन्हें अपन बोलते हैं किरचॉफ के नियम। दोनों नियम अलग अलग हैं, ईजी हैं, दोनों पे न्यूमेरिकल आते हैं। अगर ये दोनों नियम आते हैं तो आपको आगे का चैप्टर ईजी समझ में आ जाएगा। तो अपन बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम लॉ की, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है। प्रथम नियम बोलते हैं इसको, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको धारा नियम भी बोलते हैं, धारा नियम, ठीक है, या इसको बोलते हैं संधि नियम, नोड लॉ, संधि नियम, ठीक है। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। ये तो हो गई इसके नाम की बात, होता क्या वो, उससे पहले इसके अलग अलग नाम है। इसको किरचॉफ का प्रथम नियम भी बोलते हैं, संधि नियम भी बोलते हैं, धारा नियम भी बोलते हैं, ये सारे इसी के नाम हैं। अब होता क्या है वो सुने। सबसे पहली चीज़ इसको बोला क्या अपन ने, संधि नियम। इट मीन्स हमेशा किस पे अप्लाई होगा, संधि पर अप्लाई होगा। तो नियम के अनुसार, इसके अनुसार विद्युत परिपथ में किसी संधि पर कुल धारा या धाराओं का बीजगणितीय योग, कुल धारा या धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग हमेशा कितना होगा, शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। अगर गणितीय रूप में लिखें तो समेशन I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि संधि पर जितनी भी धाराएं हैं सबका बीजगणितीय योग कितना होगा, हमेशा शून्य होगा, ठीक है। अब बीजगणितीय योग करते समय अपन को ध्यान रखना है कि अपन प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं अपन, मान लो मेरे पास एक नोड A है, इस पर अलग अलग ये ब्रांचेज आ रही हैं, ठीक है। ये I1, I2, ये I3, I4, I5, ठीक है। तो अपन यहाँ करेंगे क्या कि समेशन I इक्वल्स टू कितना होगा, 0। अगर KCL लगाएं अपन KCL से तो समेशन I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अपन अब जो अपने पास यहाँ 5 शाखाएं हैं, पांचों से धारा पांचों कहाँ मिल रही हैं, पॉइंट A पर या नोड A पे मिल रही हैं। अब I1, I2, I3, I4, I5
इनमें से विच वन इज नेगेटिव एंड विच वन इज पॉजिटिव, यही अपन को क्या करना है, फाइंड करना है कि I1 पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इसके नियम है कि कौन सी नेगेटिव होगी कौन सी पॉजिटिव। पहले अपन पॉजिटिव की बात करें तो प्रवेश करने वाली धारा, प्रवेश करने वाली धारा हमेशा क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव। तो जो इंटरिंग करंट है जो नोड के अंदर प्रवेश कर रही है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। या दूसरा निर्गत धारा, निर्गत धारा हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होती है। कि प्रवेश करने वाली धारा हमेशा पॉजिटिव होगी, निर्गत धारा हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसी नियम को अगर अपन अब नोड ए पे अप्लाई करें तो समेशन आई इक्वल्स टू अपन ने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब देखते हैं अपन I1 की बात करें सबसे पहले, तो I1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दिया। फिर I2 की बात करें तो I2 भी इंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जाने का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसके बाद I3 की बात करें तो I3 पे एरो देखो ये कहाँ है, टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की ओर है, तो I3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस I4, ठीक है, एंड प्लस I5 इंटर कर रहा है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसी को और रूप में लिखें अपन तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड भेज दो, I2 प्लस I5 इक्वल्स टू क्या हो गया, I3 प्लस I4। अब इसको भी यहाँ देखना कि ये सारी धाराएं क्या हैं, प्रवेश कर रही हैं और ये सारी धाराएं क्या हैं, बाहर निकल रही हैं। इट मीन्स इसका दूसरा रूप अपन बोल सकते हैं कि जितनी धारा प्रवेश करती है उतनी धारा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। कि इसको सेकंड अगर लैंग्वेज इसकी चेंज करें अपन तो ये भी कर सकते हैं कि किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का कुल योग निर्गत धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। तो अपने पास जो प्रथम नियम है उसकी 2 लैंग्वेज होगी। पहली लैंग्वेज ये होगी कि जो विद्युत परिपथ है उसमें किसी भी संधि पे कुल धारा या धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, हमेशा 0 होता है। या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग या कुल योग निर्गत धाराओं के बीजगणितीय योग की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इसी को एक तरीके से और बोल सकते हैं अपन ने पढ़ा था धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। इट मीन्स अपन बोलते हैं कि प्रवेश करने वाली धारा क्या है, बाहर जाने वाली धारा के योग के क्या है, बराबर है। मतलब जितनी प्रवेश करेगी उतनी धारा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जितनी दर से आवेश धारा प्रवेश करने वाली धारा का मतलब जितनी दर से आवेश क्या करेगा, प्रवेश करेगा, उसी दर से आवेश क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ है वो क्या करता है, आवेश संरक्षण के नियम की क्या करता है, पालना करता है। आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। ठीक है, तो ये था अपने पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको अपन बोलते हैं नोड लॉ, करंट लॉ या शॉर्ट में बोलते हैं KCL। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, किसी भी संधि पे कुल धारा का मान क्या होगा या धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होता है। मतलब जितनी धारा प्रवेश करेगी उतनी धारा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन किरचॉफ सेकंड लॉ के। तो बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ से अलग है थोड़ा। वहाँ अपन बोलते थे कि वो किस पे लगता है, नोड पे लगता है। अब इसके कुछ नाम और भी हैं। पहली चीज़ तो वोल्टेज लॉ, वहाँ करंट लॉ था,
यहाँ क्या है, वोल्टेज लो। दूसरी चीज़, ये नोड पे कार्य नहीं करेगा, ये किस पे कार्य करेगा, लूप पे कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट तो सिंपल सा है, उसको एम्प्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अपन उसको अप्लाई करने के तरीके भी देखेंगे। ईजी सा है तो ध्यान में रखना है। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल सा है कि किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो समेशन v इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है पहली चीज़, तो सेकंड लॉ है वो अप्लाई किस पे होता है, हमेशा लूप पे लगेगा वो। ठीक है, और किसी भी लूप में जितने भी वोल्ट हैं सबका बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। या इसी को दूसरे तरीके से और बोल सकते हैं, जो अपन यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे जो अभी लिख रहे हैं कि किसी बंद लूप में प्रयुक्त प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उसी लूप में प्रयुक्त विद्युत वाहक बलों, मतलब जो सेल यूज करेंगे अपन उनका जो विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो समेशन, अब प्रतिरोध जो होंगे उनके सिरों पर विभवांतर आई आर होता है, तो समेशन ऑफ आई आर किसके बराबर है, समेशन ऑफ जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उन सभी के बीजगणितीय योग की क्या है, बराबर है। तो समेशन आई आर इक्वल टू क्या होगा, समेशन ई। ठीक है, अब अपन को देखना है कि अपन समेशन करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे, तो आई आर मतलब कोई भी प्रतिरोध है उसमें आई आर का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, और ई के साथ भी जो साइन आएगा वो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा लूप लेता हूँ कि मान लो अपने पास ठीक है, एक अपन ने नेटवर्क ले लिया, इसको नाम दे देते हैं अपन A B C D E और F। ठीक है, इसमें करंट मान लो I1 यहाँ पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, I2 यहाँ, I3, तो I1 यहाँ आ गई। ठीक है, I3 भी यहाँ आ गई, I2 नेगेटिव पे अंदर जाएगा। सिंबल एक ही जगह दिया होगा, बाकी जगह आपको खुद को समझ के लगाना होगा। तो इस पर अपन KVL लगाएंगे। जो सेकेंड लॉ है उसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टा नियम बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसमें अपने पास देखो एक और दो लूप हैं, तो अपन पहले तो लूप डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है और उसकी भी डायरेक्शन होगी। तो एक बार मैं लेता हूँ लूप, यहाँ से स्टार्ट कर लिया, A से गए A B D C और वापस A, B C A में KVL से। ठीक है, तो KVL लगाना है, तो लूप कैसे लेना है, लूप अपन ने कैसे लिया है, ऐसे क्लॉकवाइज। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, बट उसको फिर क्या लिखोगे, AC
यहाँ तो अपन ने ए बी पे गए थे, उसको अगर उल्टा लेते हो तो उल्टा भी ले सकते हो, बट ध्यान में रखना है कि आपने लिया कैसा है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं वो उसी पे डिपेंड करेंगे कि नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन साइन ऑफ आई आर, कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लो मेरे पास R1 है, ये क्या हो गया R2 हो गया, यहाँ एक और ले लेता हूँ मैं R3। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि आई आर का साइन, तो अपन समेसन करेंगे अपन यहाँ। तो समेसन में देखो सबसे पहले अपन ने लूप ले लिया A B D C A, इसमें एक तो R1 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है R2 आ रहा है। R1 में करंट कितना है I1 R1, तो अपन लिख लेंगे जैसे I1 R1, एक साइड लिख लेता हूँ I1 R1 और दूसरा क्या हो जाएगा I2 R2। अब कौन सा तो पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो आई आर का जो साइन है वो डिपेंड करेगा, अपन बोलेंगे कि यदि लूप की दिशा, तो लूप की दिशा ए से बी की तरफ है, और धारा की दिशा, अगर लूप और धारा की दिशा एक समान हो तब तो ये साइन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और लूप की दिशा, लूप अपन चल रहे हैं ऐसे, और R1 पे देखो R1 पे लूप इस साइड जा रहा है, धारा कहाँ है I1 इस साइड है, तो यदि लूप और धारा की दिशा एक समान हो तब तो अपन क्या करेंगे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। अगर लूप और धारा की दिशा क्या हो विपरीत हो तब अपन क्या करेंगे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। एक बार दोबारा देख लेना आप लोग कि यदि लूप और धारा की दिशा एक समान है तब तो पॉजिटिव यूज करेंगे, लूप और धारा की दिशा क्या है विपरीत है तब क्या करेंगे अपन नेगेटिव यूज करेंगे। तो अपन यहाँ देखते हैं जैसे I1 R1, तो इसके लिए लूप ए से बी जा रहा था और धारा कहाँ है अपोजिट में, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन आएगा। ठीक है, दूसरे पे चलें अपन, अब लूप किधर जा रहा है R2 पे, लूप इस साइड जा रहा है, धारा कहाँ है अगेंस्ट ऑफ इट, तो ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यही लूप अगर अपन ने एंटी क्लॉकवाइज लिया होता तो दोनों क्या हो जाते हैं पॉजिटिव आ जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव आने से इफेक्ट क्या पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आप क्लॉकवाइज लोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, बट ध्यान में रखना है जो नियम है उनका पालन करना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हो क्लॉकवाइज लेते हो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, बट जो बेसिक चीज़ें उनका ध्यान रखना है कि आई आर जो होगा, आई आर का जो गुणनफल है वो पॉजिटिव कब होगा जब लूप और धारा की दिशा क्या हो एक समान, और लूप और धारा की दिशा विपरीत हो जाती है तो वही क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि लूप व धारा एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो पॉजिटिव एवं विपरीत हो तो नेगेटिव साइन आएगा। कि यदि लूप और धारा की दिशा क्या हो एक ही हो तो पॉजिटिव लिखेंगे और विपरीत हो तो नेगेटिव लिखेंगे। ये तो हो गया साइन ऑफ आई आर। अब बात करते हैं साइन ऑफ EMF, या E के आगे क्या आएगा। मान लो इसका EMF अपन कितना मानते हैं E1 मानते हैं, इसका कितना हो गया E2, इसका E3। ठीक है, तो इसमें भी यदि लूप की दिशा में चलो की दिशा में चलने पर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, कि लूप की दिशा में चले और सेल का क्या आ गया पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया, तब तो E1 क्या होगा नेगेटिव होगा। ध्यान में रखना है पॉजिटिव आए तो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल हो तो E क्या होगा नेगेटिव, एवं नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो E क्या होगा E पॉजिटिव लिखा जाएगा। ठीक है, तो कब पॉजिटिव लिखना है कब नेगेटिव लिखना है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो एक बार अपन अब इस लूप पे पूरा
लो अप्लाई करते हैं एक साथ कि पूरा लो होगा क्या। ठीक है, लूप कौन सा लिया था अपन ने, यहाँ लिख देते हैं लूप कौन सा था, ए बी डी सी ए बी डी सी ए। ठीक है, तो लूप लेते हैं अपन, सबसे पहले बराबर लगा लो, बराबर के इस साइड आई आर का समेसन लिखेंगे, उस साइड ई का समेसन लिखेंगे। तो अपन बात करते हैं आई आर की, तो यहाँ क्या होगा आई वन आर वन, इस पे विभवांतर कितना होगा आई वन आर वन। लूप कहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर, धारा कहाँ से आ रही है बी से ए की ओर, विपरीत हो गए दोनों, तो माइनस आई वन आर वन हो जाएगा। ठीक है, फिर आर यहाँ है नहीं, फिर आर कहाँ है यहाँ आर टू पे, तो आर टू पे लूप कहाँ जा रहा है सी से डी से सी की तरफ, धारा कहाँ आ रही है सी से डी की तरफ, तो ये भी विपरीत हो गए, तो माइनस आई टू आर टू। ये तो हो गए दो ही प्रतिरोध थे, तो प्रतिरोधों के सिरों पे विभवांतर जो थे या वोल्टाएं जो थी उनका बीजगणितीय योग ये हो गया। अब बात करते हैं अपन ईएमएफ की, तो इसमें दो ईएमएफ हैं, तो पहले अपन ए से बी की तरफ जा रहे थे, तो देखो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है पॉजिटिव, इट मीन्स E1 क्या होगा माइनस E1 हो जाएगा। कि लूप की दिशा में चलने पर अगर सेल का धनात्मक सिरा पहले आता है तो वी विल यूज नेगेटिव साइन, क्या यूज करेंगे अपन ऋणात्मक चिन्ह यूज करेंगे। फिर बी से डी से कहाँ आ गए सी की तरफ, तो इसका भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो माइनस E2। अब सब में से पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, तो I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू E1 प्लस E2 आ जाएगा। ठीक है, ये कब है जब अपन ने क्लॉकवाइज लिया। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज में अपने आप ये इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ माइनस को कॉमन लेके कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे अपने पास दोनों नियम, वोल्टा नियम और धारा नियम। अब दोनों का यूज क्या होगा, अपने पास कई बार ऐसा सर्किट दिया होगा और अपन से यहाँ इसकी वैल्यू दे देगा R, I1 I2 I3 की वैल्यूज़ नहीं देगा, बाकी सारी चीज़ें E1 E2 E3 या R1 R2 R3 सबकी वैल्यूज़ देगा वो, और अपन से पूछेगा I1 I2 I3 के मान, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए तीन मान है, जैसे तीन मान चाहिए तो अपन आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा कि तीन मान है तो इसमें कितनी इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशंस चाहिए। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, पहली इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, ये नोड ले लो या ये नोड ले लो। ठीक है, कि अपन जैसे नोड सी लेते हैं अपन यहाँ। ठीक है, तो तीन इक्वेशन कैसे बनेंगे, न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी आप देख लो कि सॉल्व करेंगे कैसे। तो देखते हैं अपन, तो सबसे पहले नोड ले लो, या तो नोड सी ले लो, नोड सी या नोड डी, दोनों में से एक ले लेना, अपने आप इक्वेशन जो बनेगी। तो पहली इक्वेशन, अब नोड सी की बात करें, I1 क्या कर रही है इंटर कर रही है, I3 ऑल्सो इंटरिंग, वो भी क्या कर रही है प्रवेश कर रही है, I2 कहाँ जा रही है बाहर, तो अपन KCL से लिखेंगे, KCL से I1 प्लस इंटर कर रही है I3, ये किसके बराबर हो जाएगी I2 के। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन अपन ने ऊपर वाले लूप में लगा के बना रखी है, लूप ABDC A में KVL लगाया था, KVL से क्या है अपने पास I1 R1 I2 R2 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले लूप से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो नीचे वाला लूप देखो, लूप इस बार अपन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, E से चलते हैं, तो E F D C E में KVL से, तो KVL लगा देते हैं अपन। तो देखो बराबर साइन आएगा, पहले अपन E लिख लेते हैं, तो E F, तो E से F की तरफ जा रहे हैं, तो E3 जो है उसका कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है पॉजिटिव, तो माइनस E3। ठीक है, इसके बाद बात करें F से D, इसमें भी क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो अपन यहाँ भी क्या लिखेंगे माइनस E2 लिखेंगे। तो ये तो होगी EMF की बात। अब अपन बात करते हैं I और R वाली, तो E से यहाँ देखो R3 है, R3 है और धारा कहाँ है, लूप इस साइड जा रहा है, धारा कहाँ जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो R3 और I3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि लूप E से F जा रहा है, धारा कहाँ जा रही है इस साइड
जा रही है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन कौन से R2 की, तो E F D C, तो लूप तो DC C की तरफ है, धारा की दिशा क्या है, इसके अपोजिट है, तो इसमें क्या आएगा माइनस साइन भी, इसी में भी क्या आ जाएगा माइनस साइन I2 R2। अगेन क्या करेंगे अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो I2 R2 प्लस I3 R3, ये क्या हो जाएगा E2 प्लस E3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपने पास 1 2 और 3 इक्वेशन क्या हो गई बन गई। इन तीनों इक्वेशन को आपस में अपन सॉल्व करके क्या करेंगे I1 I2 I3 का मान निकालेंगे। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन इसका, बट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहें।